हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्रुति तुलसानी है। वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल, कॉन्सोनेंट कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। अब हम समझेंगे ये सब चीज़ें होती क्या हैं। और इसमें ऑपरेशंस होते हैं, टर्म्स होती हैं जो ऑपरेशन से अलग होती है, प्लस और माइनस से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। वैल्यू डज नॉट चेंज। अब हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे 2, 5, -10, 15, -25। इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये वैल्यूज़ हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी। 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में ही हमारा वेरी शब्द आ रहा है। वेरी वर्ड का मतलब होता है जो वेरी करता रहे, चेंज होता रहे। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे एक्स, वाई, जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा हमारी एक्सप्रेशन पे निर्भर करती है, हमारी एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती है, और ये वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल की पावर। जैसे एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3 लगा लो, जेड की पावर 0। अच्छा, किसी की भी पावर 0 हो, सपोज जेड की पावर 0 लिया हमने, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब जो ये एक्सपोनेंट्स हैं ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव है तो जो एक्सप्रेशन है हमारा वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें हम टर्म्स और कोफिशिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सी, एक सेकेंड, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x + 5y + 2। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, या फिर इसको हम x² भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। जो भी हमारी टर्म्स है वो माइनस या प्लस से ही अलग होंगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड से अलग नहीं होंगी। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस ऑपरेशन से ही अलग होंगी। ठीक है, अब हमारे पास 3x² टर्म है, जो इसमें 3 क्या है? 3 है x² का कोफिशिएंट। x² के साथ जो होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। ऐसे ही y का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। 2 के साथ हमारा कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है हमारा? 2 कांस्टेंट टर्म। 3x, x का कोफिशिएंट क्या है? -3। -3 क्या है? x का कोफिशिएंट। एक और हम देख लेते हैं, 4x + 3x³ + 2x²। इसमें 4 है हमारे पास x का कोफिशिएंट, 3 है हमारे पास x³ का कोफिशिएंट, 2 है हमारे पास x² का कोफिशिएंट। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 1, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स है 2,
तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स है 3 तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स है 4 या 4 से ज़्यादा तो वो क्या हो जाता है हमारे पास पॉलीनोमियल। ठीक है, अब हम इसकी डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मेरे पास एक पॉलीनोमियल है और मुझे इसकी डिग्री बनानी है तो डिग्री क्या होती है? ये हमारे पास पॉलीनोमियल है एक्स में, तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो इस पॉलीनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, इस पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर है हमारे पास 3 तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3। हम एक और पॉलीनोमियल देख लेते हैं। ठीक है, इस पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास? 2। यहाँ पे कोई पावर नहीं, मतलब इसकी पावर 1 है। तो इस पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास? 2। तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 2। ठीक है, अब जो भी हमारे पास पॉलीनोमियल्स एक ही वेरिएबल में हो, पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चल रहा है एक्स एक्स एक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट पॉलीनोमियल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिवेरिएट पॉलीनोमियल या फिर बोलेंगे हम वन वेरिएबल पॉलीनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और, अगर मेरे पास एक टर्म है 4, मतलब एक ऐसे मैंने 4 लिया, यह हमारे पास नॉर्मल एक इंटीजर है। ठीक है, अगर मुझे इसको पॉलीनोमियल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके साथ क्या लिख दूंगी? 4x की पावर 0। मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर मैं किसी की पावर 0 ले लूँ तो वो क्या हो जाता है? 1। तो अगर मैं 4, ये क्या है? 4x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 1 विच इज़ 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4x की पावर 0। तो इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट पॉलीनोमियल। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सी, हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द डिग्रीज ऑफ एक सेकेंड, हमें डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो फर्स्ट में सबसे बड़ी पावर है हमारे पास 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सेकेंड इक्वेशन में भी डिग्री क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में देखो, थर्ड इक्वेशन मैंने अभी बताया आपको, -9x की पावर 0, ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास? 0। अब इसमें देखो z की पावर क्या है? 1। z के ऊपर कुछ नहीं था तो z की पावर 1 थी, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो गई? 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ऐसा पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो सबसे पहले हम डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल लिखते हैं। हम नॉर्मल पॉलिनोमियल लिखा 4x प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। डिग्री 2, डिग्री 2 का हम पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x²। आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, बस सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2, डिग्री 2 के लिए। ऐसे ही हम डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिखेंगे। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्या होगा? 4x³ प्लस 3x² प्लस 8
प्लस 4x, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी बार क्या है 3, तो ये हो गया हमारा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है 6 प्लस पॉजिटिव 6, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 6। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास माइनस का 3, एक्स क्यूब के साथ क्या है हमारे पास -3, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड, जेड का कोफिशिएंट पूछा है। अब आप इस पूरे पॉलिनोमियल में देखो कि कोई जेड की टर्म है ही नहीं, जेड क्यूब की टर्म है, जेड स्क्वायर की टर्म है, पर कोई जेड की टर्म है ही नहीं। तो जब जेड की टर्म नहीं है तो इसमें हम लिख सकते हैं +0z, क्योंकि ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो होगा, और मैं किसी भी एक्सप्रेशन में ज़ीरो प्लस कर दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा कोफिशिएंट क्या, ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है हमारे पास 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है जिसमें x की पावर क्या हो हमारे पास 0, ठीक है, या x हो ही ना, वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो इस पूरी पॉलिनोमियल में -8x -10, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -10, हम साइन भी साथ में लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में अगर हम साइन नहीं लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नेगेटिव में हमें साइन लगाने हैं। अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.2 में। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और हमारा चैप्टर भी लीनियर पॉलिनोमियल पे बेस्ड है जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। डिग्री 2 होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिग्री 3 होगी तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम x को 0 डालेंगे, x को -1 डालेंगे और x को 2 डालेंगे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x, हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि हम इसमें कुछ भी इनपुट देंगे तो ये उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, और एक आउटपुट निकालेगा। जैसे हम मिक्सर में या जूसर में इनपुट डालते हैं फ्रूट्स, और हमारे उसको वो प्रोसेस करता है, चलता है, और उसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास जूस। तो ऐसे ही हम इनपुट डालेंगे। सबसे पहले f ऑफ 0, x 0 पे फाइंड करना है हमें, तो f ऑफ 0 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, -3, 5 इंटू 0 0, -3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -3। अब हमें रखना है x इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 -3, 5 1 ज़ा 5, 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, -5 -3, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, और बड़े के साथ का साइन लगता है। तो 5 + 3 = 8, और बड़े के साथ का साइन इज -8, ठीक है। तो f ऑफ -1 आ गया -8। एक सेकेंड, अब हमें निकालना है f ऑफ 2। f ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा 5 इंटू 2 -3, 5 2 ज़ा 10, 10 -3 इज 7, ठीक है। हमारे वाला क्वेश्चन भी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, 7s² - 4s + 6। अब सेम जैसे हमने पिछली बार किया वैसे ही हमें करना है। f ऑफ 0 इक्वल टू 7, 0 का स्क्वायर -4, 0 + 6, ठीक है।
ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, तो 7 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस 4 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, प्लस 6, तो इसका आंसर आ गया 6। अब हम करेंगे एफ ऑफ -3 पे फाइंड। तो 7 -3 का स्क्वायर -4 -3 प्लस 6। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है? -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो +9 पॉजिटिव 9, तो 7 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 प्लस 6, 7 9 ज़ा 63 प्लस 18, 63 प्लस 18 करेंगे तो 21, सॉरी 11, 6 7 8 81, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 81। अब हम करेंगे एफ ऑफ 4 पे फाइंड। तो 7 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 इंटू 16, 4 4 ज़ा 16 और -16 प्लस 6, तो 16 7 ज़ा होता है 7 6 ज़ा 42, 8 9 10 11 112 -16 प्लस 6, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 16 में से 6 गए 10 और बड़े के साथ का साइन लगेगा -10, तो 112 माइनस 10 विच इज 102 आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील मदर की जो एज है वो 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज के। ये भी प्रेजेंट एज है, मैं प्रेजेंट एज के लिए पी लिख रही हूँ, सलील की प्रेजेंट एज के, ठीक है। प्रेजेंट मतलब अभी वाली एज के। तो अगर मैं सलील की प्रेजेंट एज को x ले लूँ, तो सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या आएगी? 3 इंटू में x, या फिर मैं y ले लेती हूँ क्योंकि y ले लेते हैं, तो 3 इंटू में y, तो 3y। सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 3y, और सलील की प्रेजेंट एज क्या हो गई? y। सलील मदर की प्रेजेंट एज क्या हो गई हमारे पास? 3y। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन में? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद सलील की एज क्या होगी? आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज होगी y प्लस 5, और सलील की मम्मी की एज क्या होगी? सलील मदर एज 3y प्लस 5, ठीक है। दोनों में मैंने 5 5 प्लस कर दिया। देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल बाद जब मैं इन दोनों की एज का सम लूँगी तो 70 ईयर्स आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो 5 साल बाद जब मैंने इनका सम लिया y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 5, तो मेरे पास आया 70। अब क्या करूँगी मैं? इसको प्लस करती हूँ। 5 प्लस 5 10 हो गया, y प्लस 3y, y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1y प्लस 3y 4y हो गया इक्वल टू 70। 10 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, जो भी इक्वल टू के इधर प्लस होएगा तो इधर जाके माइनस, यहाँ माइनस है तो इक्वल टू के इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 4y इक्वल टू 70 माइनस 10, 4y आ गया 60। अब 4 इंटू वाई, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो y आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 4। अगर आपको काटना आता है तो ठीक, नहीं तो डिवाइड होता है ऊपर वाला नंबर अंदर और नीचे वाला नंबर बाहर, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली काट रही हूँ, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 15 ज़ा 60, ठीक है।
तो y की वैल्यू आ गई 60। तो y क्या था हमारे पास, सलील की प्रेजेंट एज। तो सलील की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 15। सलील की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 15। सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या थी, मदर प्रेजेंट एज हमारे पास थी 3 × y। तो 3 × 15 विच इज़ 45 ईयर्स। अभी सलील है 15 ईयर्स का और सलील की मम्मी है 45 ईयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, बी x। पहला इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर क्या हो गया हमारे पास, y। ठीक है, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 63। x माइनस वाई क्या आ रहा है मेरे पास 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। जब मैं इसका रेशियो ले रही हूँ, मतलब x/y या y/x कर रही हूँ, तो मेरे पास 2/5 आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मैं समझ रही हूँ कि x मेरे पास बड़ा होगा। तो x बड़ा है, यहाँ पे हमारी वैल्यू 5 की बड़ी है, तो मैं इसको लिखती हूँ y/x क्या है मेरे पास 2/5। ठीक है, y को मैंने 2 से कंपेयर किया, x को मैंने 5 से कंपेयर किया। फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5y = 2x। और इस वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 63 + y। ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी। 5y = 2, x की जगह हम रखेंगे 63 + y। 5y = ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 63 से मल्टीप्लाई किया तो 126 + 2y। ठीक है, 2y यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस। 5y - 2y = 126। ठीक है, अब बाकी यहाँ कर रही हूँ मैं। 3y = 5 में से 2 गए, 3y = 126। y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ जाके डिवाइड। y = 126 / 3। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 42। डिवाइड नहीं करना आता तो ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटीजर आ गया 42। सेकंड इंटीजर मेरे पास कैसे आएगा, मैं इसमें y की वैल्यू डाल दूंगी। इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या डालूंगी, y की वैल्यू डालूंगी। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 42। x = 63 + 42। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 105। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 105। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins. 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupees coins. तो number of 2 rupees coins का अगर मैं 3 times लूँ, 3 times as many as 2 rupees coins as she have, तो वो इक्वल आएगा नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स के। ठीक है, तो अगर मैंने माना कि मेरे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन क्या है मेरे पास x। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स क्या होंगे 3 × x 3x। ठीक है, इफ शी हैज़ टोटल ऑफ रुपीज़ 88। अगर हमारे उसके पास टोटल 88 रुपीज़ है, तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव। अब इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा 3x + x को इक्वल ले लेते हैं 88 के। बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, नंबर, हमने उसकी वैल्यू नहीं लगाई है। अगर हम इसकी वैल्यू पे जाएंगे तो
मेरे पास 5 रुपीज़ कॉइन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक कॉइन की वैल्यू है 5, तो एक्स कॉइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x। अगर मेरे पास एक 2 रुपी कॉइन है तो एक कॉइन की वैल्यू है 2, तो मेरे पास 3x कॉइन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x। अगर मेरे पास 5 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक एक कॉइन की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 5 10। तो ऐसे ही मेरे पास 3x 2 के सिक्के हैं तो 2 इंटू 3x विच इज 6x। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरे पास क्या बन रहा है 88 रुपीज़। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 11x इक्वल टू 88 रुपीज़। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड, x इक्वल टू 88 अपॉन 11, 11 वन ज़ा 11 8 ज़ा, x की वैल्यू आ गई 8। तो मेरे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं 8, और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं ₹2 कॉइन कितने हो जाएंगे मेरे पास 3 इंटू 8, तो 3 8 ज़ा कितना हो गया 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट है क्या ये क्वेश्चन, नहीं। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। एक 300 फीट लंबी तार है, उसको फार्मर ने 2 पीस में काटा, इंटू 2 पीस, 2 पीस में काटा, हमें नहीं पता कहाँ से काटा, ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज का काटा, मतलब बीच में से नहीं काटा होगा। ठीक है, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना ज़्यादा बड़ा है शॉर्टर पीस से। तो अगर मैं सोचूं कि शॉर्टर पीस की जो वैल्यू है वो x है, तो लॉन्गर पीस की वैल्यू हो गई 4x। ठीक है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। ठीक है, तो मेरी लॉन्गर, मैं यहाँ आपने इक्वेशन मतलब पूरा स्टेटमेंट बनानी है। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस बी x, शॉर्टर पीस x है, तो द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस क्या आ जाएगी मेरे पास 4x। तो टोटल मेरे पास लेंथ कितनी है 300 फीट, तो 4x प्लस x इक्वल टू 300 फीट। ठीक है, तो 5x आ गया हमारे पास 300, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 300 डिवाइड बाई 5, 5 वन ज़ा 5 60, तो x आ गया हमारे पास 60। तो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस क्या हो गई 60, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस क्या होगी 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 60, 6 4 ज़ा 24, 240। लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस होगी 240 फीट, और लेंथ ऑफ शॉर्टर फीट क्या हो गई, शॉर्टर फेंस क्या हो गई 60 फीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है किससे, टॉइज इट्स विड्थ, 2 टाइम्स इट्स विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ, 2 टाइम्स इट्स विड्थ से 3 ज़्यादा है। ठीक है, 2 टाइम्स ब्रेथ से 3 ज़्यादा है उसकी लेंथ, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो मेरे पास लेंथ हो गई 2b प्लस 3। ठीक है, ये मेरे पास हो गई लेंथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, विच इज इक्वल टू 24, 24 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम एक बार देखें कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, कट के आ गया 12, लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया मेरे पास 12। अब यहाँ पे मेरे को लेंथ की वैल्यू मेरे को यहाँ पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, लेंथ की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगी 2b प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 12, 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा, और 2b प्लस b कितना हो जाएगा 3b इक्वल टू 12 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 9, 3b आ गया हमारे पास 9, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो b आ गया 9/3 विच इज़ 3, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 3,
एल की, अब हम इसको पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लेंथ मेरे पास आ जाएगी 2 × 3 + 3। तो 2 बी की जगह मैंने 3 डाला, 2 3 = 6 + 3 लेंथ आ गई हमारे पास 9। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।